बस आज का जो सॉर्टिंग है वो है जी इंसर्शन सॉर्ट। इंतहाई सिंपल सॉर्ट है। मैं आपको उसका आइडिया बताता हूँ, फिर उसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। इंसर्शन सॉर्ट जो है, इसके जो फाउंडर्स है उनका कहना ये है कि एक बड़ी एरे जो है उसको सॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर यूं हो जाए कि एक आपके पास सॉर्टेड एरे है, ठीक है, लाइक दिस वन, आपके पास एक सॉर्टेड एरे है और इस सॉर्टेड एरे के अंदर आपने कोई नंबर नया इंसर्ट करना है। लाइक आपके पास ये सॉर्टेड एरे है ऐसे, ठीक है, अभी भी ये एरे सॉर्टेड ही है। बड़े नंबर उसके आगे चल रहे हैं। मैं इसमें एक नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मे बी 25, ठीक है। तो इंसर्ट करने का तरीकाकार क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि मैं पहले एलिमेंट से कंपेयर करूं जो नंबर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट, जैसे मैंने कहा, मैं इंसर्ट करना चाह रहा हूँ 25। तो 25 को 1 से कंपेयर करेंगे। 25 बड़ा है, लिहाजा आगे जाना चाहिए। ऐसे ही है। 12 से कंपेयर करेंगे, 12 से भी 25 बड़ा है, लिहाजा आगे यस जाना सर। चाहिए। 23 से भी 25 बड़ा है, लिहाजा आगे जाना चाहिए। 34 से 25 छोटा है, लिहाजा इसके पीछे इंसर्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर। उसकी रीजन क्या है? आगे क्यों नहीं चेक कर रहा? इसलिए क्योंकि अगले एलिमेंट्स पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हुए हैं। एंड आई नो दैट माई अरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। And because of this reason, I know that all of the elements beyond 34 are already bigger than 25. So there is no need to compare 25 with rest of the elements. 34 से कंपैरिजन हो गया। आई नो इससे पीछे वाले सारे एलिमेंट छोटे थे 25 से। 34 से कंपैरिजन हुआ, 34 बड़ा है, तो लिहाजा पीछे वाले सारे एलिमेंट्स के बाद और 34 से पहले आपको 25 को इंसर्ट कर देना चाहिए। एंड दिस इज द राइट पोजीशन फॉर 25। एम आई राइट? यस सर। जी सर। इंसर्शन सॉर्ट का जो मेन आइडिया है वो ये है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट वाले कहते हैं कि एक सॉर्टेड एरे के अंदर एक एलिमेंट इंसर्ट करना आसान है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि जी ये सॉर्टिंग टेक्निक है और मेरे पास तो पहले से जारी बात है एरे मौजूद होगी। तो फर्ज करें मेरे पास एक एरे है, ये एरे है मेरे पास। अब इसमें इसको सॉर्ट करना है तो कैसे करूं? इसका मतलब है कि इंसर्शन सॉर्ट के थ्रू तो ये सॉर्ट नहीं हो सकती जब तक कि आप एक नया नंबर ना लेकर आए। लेकिन इंसर्शन सॉर्ट का जो तरीकाकार है वो ये है, वो कहते हैं आप अपनी अरे के दो हिस्से कर लें। एक हिस्सा वो हो जाएगा जो सॉर्टेड अरे है और एक हिस्सा वो हो जाएगा जिसके अंदर से 1 बाय 1 एलिमेंट पिक करके सॉर्टेड अरे में फेंकें। क्या है, समझ आ रही है? सर रिपीट कर दें। सर आप थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करें। सर उसके बाद आप थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करें, क्योंकि अभी इस बात की कोई इतनी सेंस समझ नहीं आ रही किस सेंस में आप मतलब बात कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जब हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो कौन इस एरे को कहां से दो हिस्सों में डिवाइड करूं कि जब मुझे श्योरिटी हो कि इतना हिस्सा तो परफेक्टली हमेशा सॉर्टेड ही होगा। सर एक नंबर के बाद, पहले नंबर के बाद ही कर लें। पहले नंबर के बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर्स हम नहीं कर सकते। हो सकता है 7 इस तरफ होता और 2 इस तरफ होता, ठीक है। सो आपने इस एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया, जिसमें से ये वाला पोर्शन आप कहते हो सॉर्टेड है और ये वाला पोर्शन आप कहते हैं कि जी ये अनसॉर्टेड वाला है, ठीक है। अब ये पुराना आइडिया याद है? सॉर्टेड अरे में एक एलिमेंट इंसर्ट कैसे करते हैं, है ना? यस सर, उससे कंपेयर करके। कंपेयर करके अगर एक बड़ा हो तरफ से तो चलते आगे जाते हैं, प्रोडक्ट। कंपेयर करते जाते हैं, जब तक यस बड़ा सर। है वो चलते जाएंगे और जब छोटा होगा इंसर्ट करते हैं।
और अगर इधर यस सर। इंसर्ट कर रहे हो तो क्या करेंगे, अगर मतलब यही 25 को मैंने इधर से इंसर्ट करने के बजाय इधर से करना होता तो मैं क्या करता, इससे छोटा है, इससे छोटा है पीछे जाने दो, इससे छोटा है पीछे जाने दो, इससे छोटा है पीछे जाने दो, इससे बड़ा है तो इधर इंसर्ट कर दो। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना, दोनों साइड से आ सकते हैं आप। यस सर। इसी तरह अब मुझे पता है कि ये अरे सॉर्टेड है और ये अनसॉर्टेड है, तो आप इसका एक एलिमेंट पहले पिक करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट ये कहती है इसका एक एलिमेंट पिक करें। मैंने पिक कर लिया 7, 7 को इंसर्ट करना है इस तरफ। अब इस अरे में पहला एलिमेंट जिससे आपने चेक करना है वो है 2, 2 से 7 बड़ा है, लिहाजा इसके इस तरफ इंसर्ट हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ से एक और एलिमेंट पकड़े 1, यहाँ चेक करें 1 7 से छोटा है पीछे जाना चाहिए, 2 से छोटा है पीछे जाना चाहिए, अरे खत्म हो गई, इसका मतलब है यहाँ इंसर्ट होना चाहिए। अगला एलिमेंट पकड़ लें 5, इधर कंपेयर करें 5 इससे छोटा है पीछे जाना चाहिए, 2 से बड़ा है लिहाजा इसके आगे इंसर्ट हो जाना चाहिए। क्या ख्याल है, समझ आई? जी सर। यस सर। तो जो भी आपके पास एरे होती है उस एरे को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक हिस्सा सॉर्टेड का और एक हिस्सा अनसॉर्टेड का। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं है कि एरे में से कितना पार्ट सॉर्टेड है, तो हमें कंफर्मेशन सिर्फ एक एलिमेंट की है, लिहाजा एक एलिमेंट को हम कंसिडर कर लेंगे कि ये सॉर्टेड है और बाकी को हम कहेंगे कि ये अनसॉर्टेड है। फिर उसके बाद अनसॉर्टेड में से एक एक एलिमेंट उठाते जाएंगे और सॉर्टेड में इंसर्ट करते जाएंगे। यही इंसर्शन सॉर्ट का मैकेनिज्म था। मैंने अपनी जो नोट्स आपको दिए हैं अभी शेयर किए हैं आपके साथ, नोट्स 5, की नोट्स 5 पीडीएफ। ठीक है, इसमें एंड पे ये मैंने सॉर्टिंग टेक्निक सिमुलेटर भी एक दिया हुआ है। ठीक है, आप इधर जाएंगे इसमें जो जो शॉर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, बबल शॉट हमने पढ़ ली, सिलेक्शन शॉट ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसको जब सिलेक्ट करेंगे तो ये इसका नाम बड़ा होके आ जाएगा। बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने जो पढ़नी है मर्ज शॉट, क्विक शॉट, वो भी इसमें मौजूद है। उसके बाद हमने काउंटिंग शॉट पढ़नी है, रेडिक्स शॉट पढ़नी है, वो भी यहाँ मौजूद है। ये है जी रैंडम क्विक शॉट। रैंडम क्विक शॉट इज सेम एज क्विक शॉट, क्योंकि इसमें सिर्फ वो जो है ना वो पिवट की, वो मैं आपको बताऊंगा कि पिवट का क्या स्टोरी है सारी, वो बाद में जाके आएगी। सो यहाँ पर आप बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, इंसर्शन शॉट में किसी को भी सिमुलेट करके देख सकते हैं। फर्ज करें जैसे मैंने इंसर्शन शॉट सेलेक्ट किया, तो उसके बाद मैं इधर आके इधर से कर सकता हूँ गो। अगर मुझे ये एलिमेंट चेंज करनी है, मैं किसी और एलिमेंट के साथ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर क्रिएट में ये कॉमा सेपरेटेड पड़े हुए हैं, इनको चेंज कर दूंगा और गो कर दूंगा तो ये चेंज हो जाएंगे। जो मैं यहाँ लिखता हूँ ना वही मेरी रैंडम अरे शुरू में आ जाती है। उसके बाद सॉर्ट एंड गो। जब मैं इसको गो करूंगा मैं इसकी स्पीड का यहाँ से सेट कर दूंगा और मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरी जो यानी ये मुझे विजुलाइज करके दिखाता है कि आपकी सॉर्टिंग किस तरीके से चलेगी। सो इसको स्लो करते हैं एंड गो। सो उसने क्या किया है, सबसे पहले इस एक एलिमेंट को उसने सॉर्टेड कंसिडर किया और यहाँ से एक एक करके एलिमेंट लेकर 38, 44 से कंपैरिजन हुआ, पीछे जाना चाहिए। ओके, 3 से कंपैरिजन हुआ, इसके आगे इंसर्ट होना चाहिए, इंसर्ट दिस मच ऑफ अरे यूर सॉर्टेड। ठीक है, 5, 44 से कंपैरिजन है, 38 से कंपैरिजन, 3 से कंपैरिजन, उसके आगे इंसर्ट हो जाना चाहिए, सो इंसर्शन। आप इसकी स्पीड तेज कर देंगे तो ये आपको थोड़ा सा स्पीड में चला के दिखा देगा। 15, ठीक है जी। तो ये ऐसे अब पीछे वाली ये जो है इतनी हाईलाइटेड है, ये सॉर्ट हो चुकी हुई है और वहां से वो एक एक करके एलिमेंट उठा रहा है और पीछे लेके जा रहा है। ठीक है,
समझ आ गई? ये सिमुलेटर की लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं बाद में। ओके हो गया? ओके सर। यस सर। ओके। क्या लगता है कि क्या इसकी कॉस्ट हो सकेगी आपके ख्याल में? मतलब अभी तक हमने सिर्फ एल्गोरिदम को थ्योरेटिकली देखा है कि क्या एल्गोरिदम है। तो थोड़ा सा एनालाइज करके बताने की कोशिश करते हैं, देख लें एक बार। हाँ, करें, और करें थोड़ा इसमें। मैं आपकी ये लेक्चर्स वीडियोस अपलोड कर दूं। सर कुछ थोड़ा बहुत समझ आया, बताऊं? हाँ जी। सर इसमें अगर हम जिस तरह हमने स्टार्ट पे उसको किया, सॉर्ट और अनसॉर्ट दो में कन्वर्ट किया, तो इस तरह देखा जाए तो अनसॉर्टेड एलिमेंट मतलब जो हमारे पास होते हैं वो n-1 होते हैं, यानी कि हमें राइट, n-1 एलिमेंट्स को मूव करना है सॉर्टेड वाली साइड पे, एक सही बात। कह रही हैं। और दूसरी बात ये कि सर जब हम सॉर्टेड वाली साइड पे देखें कंपैरिजन, तो वो वर्स्ट केस में हमें n-1 कंपैरिजन करने पड़ते हैं। अगर जब हम सॉर्टेड वाली साइड पे? जब हम लास्ट एलिमेंट, फॉर एग्जांपल हमारी सारी अरे सॉर्ट हो गई, जस्ट लास्ट एलिमेंट रह गया, तो जस्ट लास्ट एलिमेंट रह गया, ओके। लास्ट एलिमेंट को जब हम अनसॉर्टेड से सॉर्टेड में मूव करेंगे, तो मे बी इन वर्स्ट केस उसने सिर्फ जाके लास्ट पे, मतलब उसने उसकी जो प्लेस है वो वेरी लास्ट हो, तो बिल्कुल हमें सही। सारे के सारे जो n-1 एलिमेंट्स हैं उनको चेक करना पड़ेगा, उनके साथ कंपेयर करके, तो वो लास्ट पे फिर हम लगा देंगे। राइट, तो ये दो बातें पता चली हैं, अब इनको ठीक है। देखना है किस तरह से यूज तो करते हैं। यहाँ पर आपके जब आपने सॉर्टिंग शुरू की थी, ठीक है, तो आपके पास सिर्फ एक एलिमेंट सॉर्टेड था, बाकी सब अनसॉर्टेड थे, ठीक है। और यस सर। आपको नजर आ रहा है कि n-1 एलिमेंट्स को प्लेस करना है, सिर्फ एक एलिमेंट सॉर्टेड है, n-1 एलिमेंट्स को यस प्लेस सर। करना है। इसमें ऐसा हो सकता है कि जो सिर्फ ये वाला एलिमेंट आखिरी जिसकी बात कर रहे हैं, ये जीरो होता, फर्ज करें, और इतनी सारी अरे अगर सॉर्ट हो चुकी हुई है, तो इस जीरो ने अगर पीछे जाना है तो इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इधर भी छोटा, इधर भी छोटा, तो पीछे तक जाएगा। तो इसके लिए आपको n-1 स्वैप्स करने पड़ेंगे, यस ठीक है। सर। यस सर। इससे जो एक एलिमेंट पीछे था, लाइक इसको छोड़ दें आप, इसकी बात करें, इसके लिए वर्स्ट केस में कितने अच्छा। करने पड़ते? जब अभी आपके ये दो सर। एलिमेंट अनसॉर्टेड थे, फर्ज करें, हाँ ऐसा भी जी। तो हो सकता था ना कि ये जीरो था, यस सर। ऐसा हो सकता था कि ये -1 होता। अगर ये जीरो है तो इसको कितने स्वैप्स करने पड़ेंगे? सर अभी के लिए तो फिर n-2 आई आई थिंक। n-2, चेक कर लेंगे। n-2 यस सर। स्वैप्स करने के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा। यस सर। उसके बाद इसको कितने करने पड़ेंगे? n-1। n-1। तो इसका मतलब है कि लास्ट एलिमेंट को n-1 स्वैप्स करने पड़ेंगे, उससे पिछले वाले। इसकी अरे बना लेते हैं हम। इसकी अरे ऐसी हो सकती है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस सर। अरे को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया,
सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड, ये n-1 एलिमेंट्स हैं। 8 के लिए कितने स्वैप करने पड़ेंगे? 1 1। 8 इधर आ जाएगा। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 स्वैप किया, सेकंड 2 एलिमेंट के लिए 2 2 स्वैप, थर्ड 3 एलिमेंट 4 के लिए 5 कितने करेंगे? 3 6 4 5 6 एंड विल कीप ऑन गोइंग अंटिल द लास्ट एलिमेंट, जो कि असल में nth एलिमेंट है एक्चुअल अरे का, बट इट विल नीड n-1 स्वैप्स, राइट? यस सर हालांकि मेरी अरे का ये nth एलिमेंट है, लेकिन इसको स्वैप n-1 करने पड़ेंगे क्योंकि अपने आप के साथ तो इसने स्वैप करना नहीं है। सो यस सर n-1 स्वैप करने पड़ेंगे एंड दिस इज योर खाला का घर आ गया। यस सर ठीक है, तो खाला के घर में तो हमें उसका पता ही है, वो तो हमारी उल्टे हाथ का काम है। तो दिस इज n-1 n into n into n divided डिवाइड by बाय। 2 एनालिसिस हो गया इंसर्शन सॉर्ट का। यस सर क्या है, आसान ही है ना एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम? यस सर इंटरेस्टिंग है बड़ा, सर अगर आपको एल्गोरिदम की वर्किंग ठीक से समझ आ गई है तो आप इजीली एनालाइज कर सकते हो कि इजीली एनालाइज कर सकते हैं। और जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में जो हमने कहानियां सुनी सुनाई कि हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता, हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं है, हमें टाइम ये देखना ही नहीं है कि मेरा पीसी कितने टाइम में ये करेगा, आपका पीसी कितने टाइम में करेगा। जो हम कह रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उसका रनिंग टाइम और जो ग्रोथ रेट है बेस्ड ऑन द इनपुट, वो हम बस बता रहे हैं। बाकी आप अपने पीसी के हिसाब से खुद कैलकुलेट करते रहें और कोई और बंदा अपने पीसी के हिसाब से खुद कैलकुलेट करता रहे। ठीक है ना? तो आपने सिर्फ अपने एल्गोरिथम का ग्रोथ रेट बताना है एंड दैट्स इट। और वो भी एसिम्प्टोटिक्स ने हमारे लिए थोड़ा सा आसान कर दिया है कि बस एक फंक्शन बता दो जो आपके एक्चुअल रनिंग टाइम से ऊपर रहे। ठीक हो गया जी। सो दिस इज योर इंसर्शन सॉर्ट। आगे चलूं? सर लास्ट स्टेप कैलकुलेशन एक बार दोबारा से गाइड करते हैं। जी यस जी जी, कौन सी सर वाली? सर n-1 into n/2। n-1 into n/2। ये जितने भी देखिए पहले एलिमेंट के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, पहला एलिमेंट था 8। 8 को जब मैं सॉर्टेड अरे में इंसर्ट करता हूँ तो मुझे एक स्वैप करना पड़ता है। ठीक है, वो एक स्वैप मैंने लिख लिया, ये है वो एक। 7 को इंसर्ट करूंगा तो 7 के लिए 9 को भी मूव करना पड़ेगा इस तरफ, 8 को भी मूव करना पड़ेगा और फिर 7 इस तरफ इंसर्ट होगा, लिहाजा 2 स्वैप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर 6 के लिए इन तीनों से पीछे जाना है, लिहाजा 3 स्वैप्स करने पड़ेंगे एंड 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड सो ऑन। अगर ये अरे n एलिमेंट्स की होती तो ये जो 1 है, जो अभी ये अरे 8 एलिमेंट्स की है, तो 1 को कितना स्वैप करना पड़ रहा है? 7 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 9 की अरे है, 9 एलिमेंट्स की, तो आपको 8 टाइम्स इसको स्वैप करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और आप इसके पीछे इंसर्ट करेंगे 1 को। लिहाजा अगर ये अरे 9 एलिमेंट्स की है और आपको 1 के लिए यानी कि लास्ट एलिमेंट के लिए 8 टाइम्स स्वैप करना पड़ता है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर n की अरे होगी तो उसमें लास्ट एलिमेंट को मुझे n-1 स्वैप्स करनी पड़ेंगी? जी सर। ठीक है, सो यहां पर हमने कहा पहले एलिमेंट के लिए 1 स्वैप, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 एंड सो ऑन, तो आखिरी एलिमेंट के लिए n-1 स्वैप्स। अब अगर मैं सिर्फ आखिरी एलिमेंट को प्लेस कर लेता तो उससे तो मसला हल नहीं होना था, सेकंड लास्ट को भी तो प्लेस करना था, उसके लिए भी जो स्वैप हुए हैं वो एडअप होने चाहिए। इसी तरह पहले एलिमेंट को भी प्लेस किया, उसके लिए एक स्वैप हुआ है लेकिन वो एडअप होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये सारे के सारे एडअप होने चाहिए थे, ये सारी कॉस्ट एडअप होनी चाहिए थी, ये सारी कॉस्ट मिलके मेरे इंसर्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम की कॉस्ट है। तो इसको ऐड करें, ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + so on plus last element that is
n by 1 n minus 1। ठीक है जी। सो ये सारे एड अप होने थे। अब अगर ये एड अप होने हैं तो ये सारा कुछ मिल मिला के बन गया, ये एक बन गई अरिथमेटिक सीरीज। ठीक है। जब कोई नंबर मिस ना हो रहा हो और 1 से आप ऐड कर रहे हो टिल सम नंबर, तो उसका सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है n इंटू n डिवाइडेड बाय 2। जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो उसमें एक प्लस करके अगला एलिमेंट ऐड करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। ठीक है। इसकी अरिथमेटिक सीरीज की जो ये फॉर्मूला बनता है, इसकी भी एक स्पेसिफिक रीजन है, या एक कैलिक प्रूफ है। वो प्रूफ उम्मीद है कि आप लोगों ने कहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं बता दूंगा। देखा है प्रूफ इसका कि वाई दिस इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। सर जब वो हैंडशेक प्रॉब्लम करवाते हैं तब जो करवाते हैं साथ। हैंडशेक प्रॉब्लम पता नहीं, सर आप चलिए मैं प्रूफ आपको करा देता हूँ। देखिए जी, मेरे पास फर्ज करें कि नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, मे बी 8 तक मेरे पास नंबर है। मैंने इनको ऐड करना है। ठीक है। मैंने फार्मूला इसका क्या बना रहा हूँ, मैं इसका फार्मूला बना रहा हूँ 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2। यही फार्मूला बना रहा हूँ ना, कि जो ये लास्ट नंबर है इसमें 1 ऐड कर लें और डिवाइड बाय 2, उसको उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2। क्यों? क्योंकि जब ये नंबर्स आपस में ऐड होंगे तो अगर मैं यूं कर लूं कि इस 8 में ये 1 ऐड करूं, यानी कि ग्रुपिंग कर लूं, ऐसे इसको उल्टा कर लेता, मैं इसको फोल्ड कर लूं। अगर इस एरे को फोल्ड करूंगा तो यूं कह सकता हूं कि इसमें 8 ऐड करूं। ठीक है। 2 में ये 7 ऐड करता, 6 इधर ऐड करूं इसके साथ, और 5 इधर ऐड करूं, यानी कि इस पूरी अरे को मैंने फोल्ड कर लिया है इस जगह से उल्टा करके। अगर मैं फोल्ड कर लेता हूं तो 8 प्लस 1 इज 9, 7 प्लस 2 इज 9, 6 प्लस 3 इज 9, 5 प्लस 4 इज 9। तो सारे 9999 बन रहे हैं। यानी कि आप जो आपका ये लास्ट एलिमेंट है इसमें ये 1 ऐड करूंगा तो एक एलिमेंट अगला आ जाएगा, उसके पिछले में भी उससे एक एलिमेंट अगला ऐड करूंगा तो फिर 9 आ जाएगा। उस और यूं पीछे पीछे यहाँ से एक एक स्टेप पीछे चलता जाऊं और वहां से एक एक स्टेप आगे आता जाऊं, तो क्या होता जाएगा, सारे एलिमेंट 9 हो जाएंगे। कितनी बार 9 होंगे? 4 बार 9 अगर कर लूं, यानी 9 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, अगर मैंने यूं करना होता 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, तो इसको मैं कह सकता हूं ना कि 9 मल्टीप्लाई बाय 4। यस सर। अब ये जो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 8। आधे हो गए हैं ना अब। यानी जितने टोटल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका आधे बार अगर मैं एक एलिमेंट ऐड करके मल्टीप्लाई कर लूं तो वो काम गुड हो जाता है। मतलब मुझे ऐड अप करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आई कि नहीं? जी सर, ठीक हो गया। ठीक है। 8 8 को 1 से 8 में 1 ऐड करें 9, 7 में 2 ऐड करें 9, 6 में 3 ऐड करें 9, 5 में 4 ऐड करें 9। तो 4 बार 9 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सम का। 4 बार 9 अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो, अब 4 क्या है? 4 इस 8 का हाफ है। तो हम क्या कर रहे हैं, 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है। जी सर। यस सर। सो ये दिस इज वाई दिस अरिथमेटिक सीरीज का जो सम है उसका जो फॉर्मूला है वो है जी लास्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय लास्ट एलिमेंट प्लस 1 डिवाइड बाय 2, यानी n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, पता नहीं। यस सर क्लियर है। ओके। सो अब ये भी हमारे पास जो है ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1, ये एक सीरीज बन गई है और इस सीरीज में लास्ट एलिमेंट जो है वो है n माइनस 1। सो n माइनस 1
multiply by n minus 1 plus 1 divided by 2. So this is your, ये कट जाएगा -1 + 1, तो इसको आप कह सकते हैं n-1 into n divided by 2. ठीक है जी। ठीक है सर, आगे समझ। थैंक यू। ओके जी, ग्रेट। सो ये हमारी इंसर्शन सॉर्ट है और ये इंसर्शन सॉर्ट का एनालिसिस। इसके साथ ही ये मैंने आप अपलोड कर दिए हैं आपके लिए लेक्चर्स ऑलरेडी। ठीक है, लेक्चर 5 और 6 में ये आपको मिल जाएंगे। एक छोटी सी असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ मैं। उम्मीद है कि आप जल्दी उसको कर लेंगे। आप दिन बता दें मुझे आपको कितने चाहिए, मैं उसके हिसाब से क्रिएट कर देता हूँ। बहुत सस्ती असाइनमेंट है यार, कोई बड़ी असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, छोटी सी असाइनमेंट है। आप लोगों के पास सर ये कुछ लूप्स हैं, ठीक है, उनका एनालिसिस करना है। हाँ यार, गॉट ये अटैच होगी, यहाँ कहीं नजर नहीं आनी चाहिए। सर ये होता है इस तरह, आजकल इस तरह से हो रहा है कि जब आप इसको अटैच करते हैं ना तो वो आपको यूं नजर नहीं आती। अगर ड्राफ्ट सेव करके दोबारा ओपन करेंगे ना एडिट वाले ऑप्शन के साथ, तो आपको ये 2 बार अटैच हुई नजर आएगी। अच्छा, यूं नजर नहीं आती जब आप सिंगल टाइम अटैच करते हो, तो पता नहीं क्यों पर नहीं आती। ओके, चलें। ये एक छोटी सी असाइनमेंट है, हम अच्छे तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी आप लोगों की। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। क्या टॉपिक है नेक्स्ट? रिकर्जन पॉसिबली, यस। रिकर्जन, रिकर्जन आप लोगों ने वैसे तो पढ़ी हुई है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में काफी प्रॉब्लम्स किए होंगे रिकर्जन के थ्रू, या उससे पहले आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ी है प्रोग्रामिंग, उसमें रिकर्जन की होगी। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज रिकर्जन, यही है ना? बोल दें जी, फंक्शन कॉलिंग सर इटसेल्फ। असाइनमेंट की जी ड्यू सर। डेट क्या है? यस सर। ओए हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा किया जो मुझे याद करा दिया। सर ड्यू डेट एक्चुअली तो मैंने मुझे सेट आपके ही नहीं पास वो शो नहीं हुआ था, तो मैंने अपने एंड पे चेक किया तो वो फिर मेरे पास भी शो नहीं हुआ।
इस वजह से फिर मैंने कंफर्म कर लिया, बता दें क्या है ड्यू। नहीं जी, ड्यू डेट क्या डालूं बता दें आप। ये लें, कितना पूरे पूरा हफ्ता का टाइम, इतना लंबा टाइम तो कोई टीचर नहीं देगा। जाओ याशी करो, मौजा करो, किल द वेव्स। जज़ाकल्लाह सर। सर आप दे रहे हैं ना, यही काफी है। एक्सटेंड नहीं होनी जनाब, ठीक है, मेहरबानी कर लियो। फ्राइडे को मेरा लेक्चर भी है, कोई चीज हो, कोई मसला मसाइल होगा, फ्राइडे को डिस्कस हो जाएगा और रात को ये सबमिट हो जाएगी। ओके ठीक है, सर। ओके सर। अगर आप में से कोई सियाना आज ही करना शुरू कर दे तो मैं अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, गूगल क्लासरूम पे भी। आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं वहां पर। ओके सर। ओके जी। सो रिकर्जन, रिकर्जन वो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, ठीक है। एक फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है और फिर जारी बात है वो फिर अपने आप को कॉल करेगा और वो अपने आप को बार बार कॉल करता रहेगा, इस प्रोसेस को हम रिकर्जन कहते हैं। अम, अच्छा, जब आप रिकर्जन में एक फंक्शन फर्ज करें आपने लिख लिया, पहले तो प्रॉब्लम समझने की जरूरत है कि हम रिकर्जन का एनालिसिस में क्या अजीब अजीब काम क्यों करने लगे, अभी जो हम आगे पढ़ने लगे हैं वो। देखिए फर्ज करें मैं फैक्टोरियल का फंक्शन लिखता हूँ, फैक्टोरियल एन, कोई भी रिकर्सिव एल्गोरिदम। अच्छा, अ, एक रिकर्सिव एल्गोरिदम जो है ना, उसको जब आप कोई काम करने के लिए कहते हैं तो बेसिकली वो, अब जब मैं लफ्ज ऐसे यूज करता हूँ वो सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, असल में ऐसा नहीं है। अ, मैं कहता हूँ कि रिकर्सिव फंक्शन जो है वो एक बड़ा टीठ किस्म का आदमी है, ठीक है। आप उसको कहते हो कि मुझे 9 का फैक्टोरियल बता दो, वो कहता है तुम मुझे 8 का बता दो, तो मैं तुम्हें 9 का बता देता हूँ, ठीक है। यानी कि डिठाई पे उतर आता है। आप उसको कहते हो मुझे 20 का फैक्टोरियल चाहिए, वो कहता है तुम मुझे 19 का बता दो, तो मैं आगे तुम्हें अगला बता दूंगा, ठीक है। बेशक वो जारी बात है वो अपने आप को ही दोबारा कॉल कर रहा है लेकिन एक वैल्यू लेस के साथ। ये है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में ये है, बॉटम अप अप्रोच जो है वो ये होती है, उसमें हम आइटरेटिव आइटरेशंस करते हैं, नीचे से ऊपर चले जाते हैं, चीज सोल्यूशन बिल्डअप करते जाते हैं। ऑल्दो हम जो रिकर्जन है उसमें यूजुअली मोस्टली टॉप डाउन अप्रोच यूज कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि आप ऊपर से अपने जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप उसको बताते हैं और वो उससे नीचे आना शुरू करता है। पहले एक वक्त तक नीचे आता जाता है, अगर मैं उसको उस पर ब्रेक नहीं लगाऊंगा तो वो आता जाएगा, नीचे आता जाएगा और नीचे चला जाएगा और नीचे चला जाएगा। रिकर्सिव फंक्शन में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जो दो पार्ट्स उसके अंदर होने चाहिए। एक पार्ट उसका वो होना चाहिए जो बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहा है, यानी बार बार अपने आप को कॉल कर रहा है, ठीक है, यानी डिराइव वाला पार्ट। और एक पार्ट वो है जिसके अंदर आप उसकी कोई ब्रेक लगाते हैं, यानी जहां जाके वो रुक जाए, जहां जाके उसको उसको भी तो किसी बात का पता हो कि हाँ यार इसका तो मुझे पता है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू नो फैक्टोरियल ऑफ 9, मतलब नाइन्थ फैक्टोरियल या 9 फैक्टोरियल, तो वो 9 फैक्टोरियल उसको नहीं पता, वो कहता है जी मुझे 8 बताओ, आप कहते हो अच्छा 8, चलो 8 का तुम बता दो, वो कहता है नहीं मुझे 7 का बताओ। और वो डिटाई करता 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 एक लेवल तक लेके जाएगा आपको जहां पर जाके उसको कहेगा हाँ इसका पता है मुझे, ठीक है। वो जिस एक बात का उसको पता है ना, वो हमें यहाँ पर डालनी पड़ेगी। सो फैक्टोरियल के जो भी आपका रिकर्सिव फंक्शन होता है उसके अंदर एक आपका होता है बेस केस और एक आपका होता है जो रिकर्सिव पार्ट। ऐसे ही है, ये आपने पढ़ा हुआ है ना ऑलरेडी, कोई नई बात नहीं है मेरे ख्याल है यस आपके सर। लिए। सो बेस केस में आपने कर दिया जी, इफ एन इज लेस देन 1 तो रिटर्न एन।
ठीक है, और एल्स रिटर्न n into factorial n-1। क्या ख्याल है जी, सही लिखा आपने रिकर्सिव पार्ट और बेस केस? अगर लेस देन 1 है या लेस देन इक्वल टू 1 कर लें, 1 भी यस होगा सर। तो रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 1 का फैक्टोरियल 1 ही ओके, होता है। ठीक है, हाँ जी सर, अब वो ओके। सारे इसके ठीक हो। अच्छा, अब जो हमारा था ना लूप, वो तो बड़ी स्ट्रेट सी थी कि यार लूप कितनी बार कॉल हो रही है, जितनी बार लूप कॉल हो रही है उसके अंदर के फंक्शन चेक करो। लाइक लूप ये है और ये आई जो है वो चल रहा है 0 से n तक, इसके अंदर 4 स्टेटमेंट्स हैं। तो मैं कहता हूँ जी 4 स्टेटमेंट्स ये हो गई, n टाइम्स लूप चल रही है, तो पता चल गया जी 4 मल्टीप्लाई बाय n, सो 4n एंड बिग O इज n। ठीक है, इट वाज दैट सिंपल। एग्रीड? यस सर। रिकर्सिव में मैं कहता हूँ जी एक कॉस्ट तो हो गई, यानी वन स्टेप तो है ये, वन स्टेप है ये कितने स्टेप है? अगर मैं इसको वन स्टेप कहूं बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन, एंड यस आई एम राइट, दिस इज वन स्टेप, बट व्हाट अबाउट दिस थिंग, इट इज कॉलिंग इटसेल्फ अगेन, and यस I सर। don't know when it will call itself, it will get returned by this line or it will go into this line. If it goes into else, it is going to call itself again, which means that it's a never ending thing for me. I mean, I cannot get the real result or the real step cost of this line. क्या ख्याल है? यस सर। सर तो ये जितना मतलब हमें तो पता है ना कितनी बार ये फंक्शन दोबारा अपने आप को कॉल करेगा, हम्म, ये पर फंक्शन अपने एग्जैक्ट आप नहीं को, पता। फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली नहीं पता ना, हमें n का पता है कि n टाइम्स कॉल करेगा। यस सर। ठीक है, अच्छा आप n में आ रहे हैं, आप n-1 के लिए अपने आप को कॉल कर देगा, तो उसके लिए मैं कितनी कॉस्ट ऐड करूं? 2, 1 this and 1 this, but this is calling itself again n-2 के लिए, तो उसके लिए भी कुछ कॉस्ट ऐड करनी है, लिहाजा n-1 की कॉस्ट भी नहीं पता। लूप में मुझे पता था कि टोटल कॉस्ट 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाय n, दैट्स इट। क्या ख्याल है? हालांकि लूप अभी अपने आप को बार बार कॉल कर रही है, बट मुझे पता है 4 मल्टीप्लाई बाय n। यहां पर मैं इसको n भेज रहा हूं, इसके अंदर की जो कॉस्ट है वो है 1, 2 और एक ये कॉस्ट है 3, लेकिन उसके बाद ये अपने आप को फैक्टोरियल में कॉल कर रहा है। ठीक है, और इस एक फंक्शन की कॉस्ट 3 नहीं है, फिर इस एक फंक्शन की कॉस्ट 3 के अंदर कुछ डेप्थ में है। क्या ख्याल है? चले यस अगर सर, क्योंकि दोबारा नहीं पता क्या पता वो इसके बाद दोबारा एक बार खुद को कॉल कर ले। दोबारा एक बार खुद को कॉल कर ले। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही एक और हमारा प्रॉब्लम है। चलिए आज हम प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, रिकर्जन जो इसके सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास एक फिबोनाची सीरीज है जी, जो 0 1 से शुरू होती है। ठीक है, सीरीज क्या थी? सर पढ़ी हुई है कमाल, पर उसका एग्जैक्ट फार्मूला अभी माइंड में नहीं आ रहा। फिबोनाची सीरीज ये होती है एक कि पहले उसका दो। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 1 होता है, उसके बाद अगला नंबर पिछले दो नंबर्स को ऐड करके मिलता है हमेशा। सही तो सोच रही जीरो थी मैं। वन को ऐड करेंगे तो क्या ठीक है आएगा? सर, ऐड 1, 1। फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे 2, तो अगला हर नंबर then 3, पिछले नंबर्स को ऐड करके मिलता है। सो 3, 5, 8,
13, 21 एंड सो ऑन। इन दो नंबर्स को ऐड किया, ये नंबर मिल गया। ठीक हो गया। सो फर्ज करें कि मैं कहता हूं दिस इज माय 0th फिबोनाची नंबर, दिस इज फर्स्ट फिबोनाची नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एंड दिस इज योर 8th फिबोनाची नंबर। अगर मैं आप रिकर्सिव फंक्शन एक लिखना चाहता हूं जो मुझे कोई भी एक फिबोनाची नंबर में उससे मांगता हूं, फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूं यार टेल मी 8th फिबोनाची नंबर, ठीक है, उसके लिए मैं फंक्शन लिखना चाहता हूं। सो मैं उसको nth फिबोनाची नंबर उससे डिमांड करता हूं। ठीक हो गया। वो कहता है, हम जाहिर बात है बेस केस चाहिए उसको, वो कहता है कि अगर n लेस देन इक्वल टू 1 होगा तो मैं n ही रिटर्न कर सकता हूं, क्योंकि वही मेरा फिबोनाची नंबर होगा। लाइक व्हाट इज फर्स्ट फिबोनाची नंबर, दैट इज 1, व्हाट इज 0th फिबोनाची नंबर, दैट इज 0। ओके, गोइंग इनटू द एल्स पार्ट। सर अगर वो इसमें नेगेटिव वैल्यू ऐड कर देता, नेगेटिव की आप रिस्ट्रिक्शन लगा दें यहाँ पर ऊपर पहले। यस सर, ये वो एक रिस्ट्रिक्शन लगेगी कि वो 0 से लेस नहीं होगा। हाँ, दैट इज योर कॉर्नर केस। आप उसमें कह देंगे जी इफ n इज लेस देन बाउंड्रीज 0 तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स या कुछ भी। ठीक है। फिलहाल एक लम्हे के लिए हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि वी आर प्लेइंग फेयर। ठीक है। सो ओके सर। आपने यहाँ से n रिटर्न कर दिया। दूसरा पार्ट आपका वो है जहां पर रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करेगा। ठीक है। वो क्या होगा, यहाँ पर जब आप किसी भी रिकर्सिव आप किसी आपने सॉरी जब आप 8th फिबोनाची नंबर डिमांड करते हैं तो क्या होगा, वो होगा 6th फिबोनाची नंबर और 7th फिबोनाची नंबर का सम। ऐसे ही है। सो मैं कह सकता हूं कि फिब n-1 प्लस फिब n-2। यस अब कॉस्ट निकालें इसकी। इसकी कॉस्ट हो गई 1, इसकी कॉस्ट 1, इसकी कॉस्ट एक तो एडिशन हो रही है, तो एडिशन की कॉस्ट तो 1 है ही है। उसके अलावा ये अपने आप को अलग कॉल कर रहा है और ये अलग कॉल कर रहा है। तो अब 2 बार कॉल हो रहा है आपका फंक्शन। तो अब क्या है, अब आपकी कॉस्ट जो यहाँ पर आप कह रही थी ना कि थोड़ी सिंपल है, मतलब आप डेप्थ जा सकते हैं, यहाँ पर अब वही कॉस्ट जो पहले 2 थी और उसके बाद आपने n टाइम्स शायद आप उसको ऐड करना चाह रहे थे, अब n टाइम्स ऐड नहीं हो रहा, अब 2 बार ऐड हो रहा है और हर 2 आगे 2 क्रिएट कर रहा है और हर 2 फिर आगे 2 क्रिएट कर रहा है। क्या ख्याल है, मुश्किल हो गया? अच्छा, ये ट्री बहुत डेप्थ में जा रहा है। यस सर, ऑफ कोर्स। तो हम डायरेक्टली स्टेप सर अगर कॉस्ट, हम मैन को बढ़ा, जी बोले। तो मैं यही कहने लगी थी कि अगर n कोई बड़ा नंबर दे देंगे तो बहुत ज्यादा पता नहीं किस तरह का हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और डेप्थ में हमें जाता है। डेप्थ में जाता जाएगा और हमें ये पता नहीं है, अच्छा ठीक है आगे फिर 2 हैं, आगे फिर 2 हैं, तो उसको उसके स्टेप काउंट करना और फिर उनका एनालिसिस करना एड अप करके, जैसे आप नॉर्मल लूप का करते हो, स्टेप काउंट किए, ठीक है, उसमें उसका जैसे अभी आपने बबल सॉर्ट का किया है, ओवरऑल सबका सम किया, जो मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई किए और फिर आपने उनको सब अप कर लिया और फिर उसका बिग ओ निकाल लिया। रिकर्सिव फंक्शंस के लिए ये करना इतना आसान नहीं है, तो उसका फिर एक आसान तरीका निकाला हुआ है। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम वो आसान तरीका पढ़ेंगे कि रिकर्सिव फंक्शंस का एनालिसिस कैसे किया जाता है। ठीक है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि रिकर्सिव फंक्शंस का जो एनालिसिस है उसके 2 पोर्शन है। पहला पोर्शन ये है कि आप अपने रिकर्सिव फंक्शन का एक रिकर्सिव इक्वेशन बना लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज
that you make recursive equation. ठीक है, कि इस फंक्शन की रिकर्सिव इक्वेशन क्या बनती है या इस फंक्शन की रिकर्सिव इक्वेशन क्या बनती है. Once you come up with recursive equation, the second part is analysis of that recursive equation. ठीक है, and we can conduct that analysis with three methods. ठीक है, three methods that we are going to study in this course. Otherwise, there are some more. We are going to study substitution method, recursion tree method, and master method. ठीक है जी. Yes, sir. So inshallah next lecture we will start learning how to create a recursive equation out of recursive function, and then how can we analyze it based on substitution method maybe. Any question up till here? No, sir. नो सर अभी तक Okay, कोई नहीं, then बाकी रिकर्जन के बाद बाकी रिकर्जन के बाद आएंगे सवाल इंशाल्लाह. इंशाल्लाह सर.